हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे विदाई संभाषण। ये बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखा गया था और ये जो है विदाई संभाषण, ये बाल मुकुंद की बहुत ही फेमस काम शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। तो इस कहानी में लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया गया है जब वो भारत छोड़ के जा रहे थे और उनकी विदाई करते हुए ये लिखा गया था। तो वो भारत छोड़ के क्यों जा रहे थे? जो लॉर्ड कर्जन थे वो भारत के 2 बार वायसराय रहे हैं। उनका पहला कार्यकाल सन 1899 से 1904 तक और दूसरा 1904 से 1905 तक रहा था। तो बाल मुकुंद जी ने ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से बेइज्जती करते हुए लॉर्ड कर्जन की बताया है कि लॉर्ड कर्जन ने किस तरीके से भारत के भारतवासियों को लूटा है। और जब वो राज करते थे लॉर्ड कर्जन भारत पे, तो भारतवासियों का क्या हाल था। तो ये कहानी में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और ये कहानी में उन्होंने जो है शिव शंभू के चिट्ठे से नाम इसलिए दिया था क्योंकि उस समय जो प्रेस और न्यूज़पेपर अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया था, बैन लगा दिया था। अगर कोई भी सरकार के खिलाफ लिखता था तो उसे बहुत ही ज़्यादा सजाएं मिलती थी, यहाँ तक कि मौत की सज़ा उसको दी जाती थी। तो इसलिए सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे से नाम दिया। और इस कहानी में उन्होंने बताया कि लॉर्ड कर्जन ने किस तरीके से भारत के लोगों पर पहाड़ तोड़े और किस तरह से भारत के लोगों पर उन्होंने अत्याचार किया, इतने जुल्म सितम किए, इतनी परेशानियां उनको दी, इतनी तकलीफें उनको दी। और हर टाइम जब भी वो नया नियम बनाते थे वो भारत के लोगों के लिए एक मुसीबत की तरह होता था, क्योंकि जो भी वो नियम बनाते थे उसमें भारत के लोगों का नुकसान होता था। हर एक नियम ऐसा होता था जिसमें भारत के लोगों से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठने की वो कोशिश करते थे। जो भी वो नियम बनाते थे उसमें हमेशा ब्रिटिश सरकार का फ़ायदा होता था और गरीबों की मौत होती थी और गरीबों से इतना ज़्यादा पैसे लिया जाता था। यानी हर एक नियम जो था वो ब्रिटिश सरकार को और अमीर बनाता था। वो हर एक नियम ऐसा बनाते थे जिससे भारत के पैसे, भारत का सोना, भारत का चांदी, भारत के रिसोर्सेज वो लूट के अपने देश ब्रिटेन में ले जाए। और जो भी वो नियम बनाते थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने ही अंग्रेज लोगों को ऊंचा करने की कोशिश करते थे, अपने ही अंग्रेज़ों को वो ऊंचे ऊंचे पद दिया करते थे और अंग्रेज़ों का ही वर्चस्व यानी अंग्रेज़ों की ही जो पॉपुलैरिटी को वो बढ़ाया करते थे। यानी राज तो मानो उनका था, उनका काम ये था कि उनको लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लोगों के ऊपर राज करके उनमें दबाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बस अपना ही फ़ायदा वो देखते थे। और अंग्रेज़ों का लेवल हाई करना, अंग्रेज़ों के वर्चस्व को स्थापित करना और देश के संसाधनों को यूज़ करना, ठीक है। जैसे वो सोना चांदी, इतना ज़्यादा पैसा, इतने जेवर, इतनी कीमती सारी चीज़ें वो हमारे भारत से लूट के ले गए। और इसके अलावा इतना ज़्यादा जुल्म सितम भारत के लोगों पर करते थे। तो वो क्यों फिर वो इतना, अगर वो अच्छा काम कर रहे थे वाइजरी के तौर पे, वो सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, सब कुछ लूट रहे थे, तो क्यों उन्हें नौकरी से, क्यों उन्हें वाइजरी के पद से हटाया गया और क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा, एक्चुअली उन्होंने खुद से इस्तीफ़ा दिया था, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था तो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जिसमें लेखक जो है वो कहते हैं कि भारत में लॉर्ड कर्जन का शासन खत्म होने पर गहरा दुख वो व्यक्त करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि एक व्यंग्यात्मक से कहते हैं, यानी वो उन्हें दुख कोई नहीं है जाने का, बस वो एक मजाकिया तौर में ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें दुख है पर उन्हें कोई दुख नहीं है। एक इंसान को कैसे उस पर दुख हो सकता है, एक ऐसे इंसान को कैसे इस इंसान पे दुख हो सकता है जो तुम्हें दबाए, तुम्हें गिराए, तुम्हारे पर अत्याचार करे। तो हम खुश होंगे कि अगर वो मरेगा तो हम क्या, हमें खुशी होगी कि वो जा रहा है छोड़ के, तो हम दुख तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे वो ऐसा मजाकिया तौर पे कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दुख है लॉर्ड कर्जन कि आपका शासन खत्म हो गया और आप जा रहे हैं वापस। तो लेखक कहते हैं कि संसार में सभी बातों का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है, लेकिन किसी ने भी ये, यानी देशवासियों ने ये नहीं सोचा होगा, लॉर्ड कर्जन ने नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उनका शासन खत्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि आपको और देशवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति है जिस पर दोनों का बस नहीं चलता। यानी ना तो लॉर्ड कर्जन का कोई बस चलता है, ना ही इंडिया के लोगों का तो बेचारा को चलेगा ही नहीं, क्योंकि उस दौरान बिल्कुल इंडिया को दबाया जा रहा था। तो यहाँ पे तीसरी शक्ति है, मतलब इंग्लैंड की महारानी को कहा गया है, जिसके आदेश पर वायसराय को मानना पड़ा, उसको क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि असल में वो वाइजर था उस टाइम पे, लेकिन जो सारे फैसले होते थे वो रानी के होते थे और रानी बैठे बैठे कहाँ फैसले करती थी, इंग्लैंड में करती थी।
इसलिए उसे तीसरी शक्ति कहा गया है। तो लेखक आगे कहते हैं कि किसी से भी बिछड़ने का समय बहुत दुख वाला टाइम होता है, इसलिए आज कर्जन के बिछड़ने पर हम बहुत सब दुखी हैं। मजाक कर रहे हैं, वो ऐसा कोई दुखी नहीं था। हालांकि जब कर्जन दूसरी बार वायसरॉय बनकर भारत आए थे तब भी भारतवासी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि कर्जन इस देश को छोड़कर कल ही वापस चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे कर्जन का देश देखने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए मैं ये नहीं जानता हूँ कि वहां पर एक दूसरे से बिछड़ते समय लोगों का दुख कैसा होता है। दुख होता भी है या लोगों को नहीं होता, मगर हमारे देश में तो पशु पक्षियों को भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख होता है। हमारा देश ऐसा है जहाँ पे हम भावनाओं की, इमोशंस की कदर करते हैं। तो लेखक अपनी इस बात को एक कहानी के जरिए से हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार शिव शंभू के पास 2 गायें थी। उनमें से एक गाय काफी बलशाली थी, काफी ताकतवर, हट्टी कट्टी थी, तो दूसरी काफी कमजोर थी। अब जो हट्टी कट्टी मोटी ताजी गाय थी वो अक्सर कमजोर गाय को अपने सींगों से मारा करती थी। एक दिन शिव शंभू ने उसे बलशाली, उस मोटी ताजी गाय को एक पुरोहित, एक पंडित को दे दिया। अब जो बलशाली गाय यानी मोटी ताजी गाय से बिछड़ने पर जो रोज वो पतली वाली सूखी वाली गाय थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि अब उसे उसकी मार नहीं खाती थी, वो मार खाने के लिए वो मोटी थी ही नहीं जो उसे वो मारती। और उसे दिन भर वो उसने कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसे याद आती थी उस इंसान की, उस गाय की जो उसे बहुत ज्यादा मारती थी। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि जिस देश में पशुओं को भी एक दूसरे से बिछड़ते समय दुख होता है कि भाई उनमें भी इमोशंस है, वो गाय, वो मोटी ताजी गाय उस पतली वाली गाय को इतना मारती थी, लेकिन जब उसे बेच दिया गया मोटी वाली गाय को किसी और के पास, तो फिर भी मुझे पतली वाली गाय को बहुत दुख हुआ कि वो चले गई, बेचारी मुझे मारती थी लेकिन कम से कम मेरे साथ तो थी। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पशु पक्षियों को भी इमोशंस होते हैं, दूसरे को बिछड़ते वक्त इमोशंस होते हैं। तो सोचिए कि मनुष्यों की क्या हालत होती होगी। तो लेखक आगे कहते हैं कि इस देश में जितने भी शासक, जितने भी रूलर्स आए, एक न एक दिन सब लौटकर अपने देश वापस चले गए, इसलिए कर्जन को भी एक दिन वापस जाना था। लेकिन जब कर्जन जो है, लेकिन उनका जो शासन काल का जो अंत हुआ इतना दुखद हुआ, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आगे वो कहते हैं कि जब कर्जन दूसरे कार्यकाल के लिए भारत आए, पहले कार्यकाल में वो भारत में राज करके चले गए वापस, लेकिन जब दूसरे कार्यकाल के लिए वो भारत में आए और मुंबई में उतरे, तो मुंबई में उतरते वक्त उन्होंने कहा था कि यहाँ से जाते समय मैं भारत को ऐसा बनाकर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले शासकों को सालों साल तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो सालों साल तक बैठ के चैन से नींद से सो सकते हैं, क्योंकि मैं सारा काम करके जाऊंगा। मगर हुआ इसका उल्टा। कर्जन ने अपनी गलत नीतियों, गलत फैसलों की वजह से पूरा देश के माहौल को खराब कर दिया, जिससे चारों ओर अशांति फैल गई। इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत आने वाले नए शासकों को अगले कई सालों तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेखक आगे कहते हैं कि इस देश में कर्जन ने जितनी इज्जत पाई और जितना बड़ा ओहदा पाया, यहाँ से जाते समय सब खत्म हो गया। जितनी शान और शौकत कर्जन ने दिल्ली दरबार में देखी, उतनी तो अलिफ लैला के अलादीन के चिराग रगड़ कर भी और बगदाद के खलीफा बनकर भी नहीं देखी होगी। यानी भारत आकर लॉर्ड कर्जन ने बहुत ही मान सम्मान, बहुत पैसा, दौलत, शोहरत कमाई। तो यानी वो कहना चाहते कि किस तरह से उसने लूटा। कर्जन की इस देश में इतनी शान थी कि वो और उसकी जो वाइफ थी वो सोने की कुर्सी पर बैठते थे, और देश के सभी राजा महाराजा उससे सबसे पहले जब मिलते थे तो उसे सलाम करते थे। जुलूस में कर्जन का हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। यानी ईश्वर और इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड के बाद देश में कर्जन का दर्जा ही सबसे ऊंचा था। यानी उन्होंने ईश्वर को और इंग्लैंड को बराबर कर दिया। उसके बाद सेकंड दर्जा किसका था? कर्जन का। यानी वो देखना चाहते कि इंग्लैंड अपने आप को ऐसा समझता है जैसे वो ईश्वर के ही बराबर हो। ठीक है, लेकिन अब इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि एक प्रधान सेनापति, यानी एक जो प्रधान नॉर्मल सेनापति भी उससे बड़ा माने जाने लगे। यानी अब वाइजरी की ऐसी हालत हो गई है लॉर्ड कर्जन की कि अब उसे जो सेनापति है वो भी उससे थोड़ा ज्यादा ही उसकी इज्जत है। लेखक कहते हैं कि वैसे तो कर्जन को बहुत ही धीरे धीरे बहुत गंभीर व्यक्ति है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, लेकिन जब वो फैसले लेते हैं तो बहुत ही ऊट पटांग कानून पास करते हैं। उस वक्त उनकी गंभीरता पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, उनकी सीरियसनेस पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। धीरे धीरे उनका जो प्रभाव है वो कम होने लगा, और बार बार उनको इस्तीफे की धमकी देने के कारण, मतलब वो कुछ करते थे तो वो धमकी देते थे कि महारानी या कोई नया रूल आता हुआ तो वो कहते थे नहीं मैं
इस्तीफा दे दूंगा, मैं अपने पद से, ऐसे वो धमकी देते थे। सोचते थे नहीं नहीं ये तो डर जाएंगे और मुझे ही वाइजरी बनाने देंगे। लेकिन बार बार वो ये कहते थे मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, मेरी ये बात मानो। लेकिन रानी का कोई फैसला आता तो वो कहते थे मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरी बात मानो। लेकिन बार बार वो धमकी देते थे, तो इसलिए रानी को गुस्सा आकर उन्होंने कहा नहीं, इसको इस्तीफा दे दो और अब हम किसी और को वाइजरी बनाएंगे। तो इस देश में हाकिम के इशारे पर नाचते थे। देश में जो हाकिम थे वो कर्जन के इशारे पे नाचते थे। सारे राजा महाराजा सब एक इशारे पे उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे। कर्जन ने देश के कई राजाओं को बर्बाद कर दिया, तो कई नालायकों को ऊंचे ओहदे पे बिठा दिया। यानी राजा, जो अच्छे राजा थे उन्हें बर्बाद कर दिया, जो बिल्कुल नालायक थे उनको ऊंचे ओहदों पे बिठा दिया। इसने देश की व्यवस्था यानी शिक्षा व्यवस्था को इसने सारा खत्म कर दिया और बंगाल के भी बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा अनुसार एक पद पर ना बिठा सका, तो गुस्से से उसने इस्तीफा दे दिया। यानी जो लॉर्ड कर्जन था अपने ही पसंद के एक इंसान को वो वाइजरी बनाना चाहता था, लेकिन सरकार ने कहा नहीं ये वाइजरी नहीं बनेगा। तो लॉर्ड कर्जन चाहता था नहीं यही वाइजरी बने, तो ब्रिटिश सरकार ने उसको बोला नहीं हम इसको नहीं बनाएंगे, तो इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया कि तुम मेरे पसंद के इंसान को नहीं बना रहे हो। तो यानी अपनी मर्जी के एक अफसर की नियुक्ति नहीं कर सकता था, उल्टा उसे अपने पद भी गंवाना पड़ा। यानी वो सोचता था कि ये ब्रिटिश सरकार मेरी सारी बात मान लेगी और मेरे हुक्म पे चलेगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा भाई मैं पावर में हूँ, तुम कोई नहीं हो, मैं तुम्हें हमने रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने उस पर हुक्म जताया और उसको बोला कि चलो तुमने अगर वो दिया है रेजिग्नेशन लेटर, तो हम तुम्हें हटा देते हैं उससे, ठीक है, वाइजरी के पद से। और उसको अपना भी पद गंवाना पड़ा। कर्जन के लिए इससे भी अधिक दुखदाई ये रहा था कि उसने नए वॉयसराय के आने पर अपने पद तक इच्छा अनुसार से बना रहा। यानी जब नया वॉयसराय आया था तब तक उसे रहना पड़ा था वॉयसराय, क्योंकि ऑफ कोर्स जब तक कोई आ नहीं जाता वो कैसे अपना पद छोड़ सकता है। तो उसका मन नहीं था वॉयसराय बनने का, इतनी बेइज्जती हो गई थी। लेकिन फिर भी जब तक नया वॉयसरी नहीं आया तो तब तक उसे अपने पद पर वॉयसराय पे रहना पड़ा अपनी मर्जी के खिलाफ। इसके बाद लेखक कर्जन से सवाल करते हुए कहते हैं कि कर्जन आप यहाँ क्या करने आए थे और क्या करके चले गए। राजा का ये काम होता है, ये कर्तव्य होता है कि वह अपने प्रजा के हित में काम करे, प्रजा की भलाई के लिए काम करे। लेकिन आपने इस देश के लोगों के हित में कोई भी काम नहीं किया। आंख बंद कर मनमाने हुक्म चलाना, प्रजा की कोई बात ना सुनना, प्रजा की आवाज को दबाकर उनकी मर्जी के विरुद्ध, उनकी मर्जी के अगेंस्ट काम करना और अपनी जिद से काम करना, ये कैसा शासन है? कोई शासन नहीं हुआ। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि कैसर और जो रूस का तानाशाह था जार, यानी जो कैसर और जार थे ये तानाशाह राजा थे। कैसर जो था जर्मन का तानाशाह था और रूस जो था और जार जो था वो रूस का तानाशाह था। तो ये दोनों ही बहुत ही गंदे तानाशाह थे। ये भी कभी कभी अपनी प्रजा की बात सुन लिया करते थे, ठीक है। लेकिन भाई ये जो हमारा कर्जन है ये तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। ये तो उनसे भी, इन तानाशाहों से भी गया बीता है, वो भी उससे बेहतर। लेकिन प्रजा की बात सुनना तो दूर, कर्जन ने उनको कभी अपने पास फटकने भी नहीं दिया। और 8 करोड़ भारतीय जनता ने कर्जन से बंगाल का विभाजन ना करने की प्रार्थना की थी, जिसे अपनी जिद पूरा करने के लिए उन्होंने अनसुना कर दिया और लोगों की बात उन्होंने जरा भी नहीं सुनी। लेखक कहते हैं लेकिन कर्जन कृतज्ञता की इस भूमि यानी भारत भूमि की महिमा को ना तो समझ पाया और ना ही इस देश के लोगों का प्यार और विश्वास जीत पाया। लेखक आखिर में कर्जन से कहते हैं और अंत में उससे ये कहते हैं, कर्जन, जिस देश ने तुमको इतना सब कुछ दिया, क्या इस देश से जाते वक्त तुम इस देश का शुक्रिया अदा करते जाओगे? क्या तुम ये कह पाओगे कि हे भारत, मैंने तेरी बदौलत सब कुछ पाया, धन दौलत शान और शौकत रुतबा सब कुछ हासिल किया, तूने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर मैंने तुझे कष्ट देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तेरे दिल पर, तेरे पूरे भारत पे मैंने बहुत कष्ट दिए। हे जंजार, भारत के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तब तक मैंने तेरी भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा। अब मेरे हाथ में शक्ति नहीं है, इसलिए अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं तेरे लिए प्रार्थना अवश्य कर सकता हूँ कि तू फिर से उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को प्राप्त कर सके। मेरे बाद आने वाले शासक तेरे महान गौरव को समझें। कर्जन, आप तो इतना कर ही सकते हैं, मगर
और इतना कहने मात्र से ये देश तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि इसके देश के जो लोग हैं बहुत ही इमोशंस और बहुत भोले और प्यारे हैं। मगर कज़न, तुम्हारे अंदर इतनी उदारता कहाँ, तुम इतने अच्छे कहाँ जो तुम ऐसा कह सको। और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।